तुम अपनी बीवी को तलाक देकर मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं ट्रक भरकर जहेज दूंगी। शोहर की खाला ने कहा तो मेरा वजूद कांप उठा। गुर्बत की वजह से मैं जहेज न लाई थी। ससुराल वाले रोज मुझे ताने देते। शोहर मुझे तलाक देने लगा तो मैं उसके कदमों में गिर गई और कहा तुम दूसरी शादी कर लो पर मुझे तलाक मत दो। मगर शोहर ने तलाक देकर मुझे निकाल दिया। मैं रोती हुई जाने लगी तो शोहर की खाला ने मुस्कुराकर मुझे एक लिफाफा दिया और कहा तुम इसे लायक थी, तुमने मेरी बेटी का हक मारा था। मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि अब्बा के मरने के बाद माँ ने हम पांचों बहनों को बड़ी मुश्किल से पाला था। मेरी बड़ी दो बहनें आलिया और सानिया की शादी हो चुकी थी। गुर्बत की वजह से अम्मा उन्हें जहेज न दे सकी थी, मगर हम पांच बहनों को उन्होंने तालीम जरूर दिलवाई थी। हम खूबसूरती में भी किसी से कम न थी। जब मेरा रिश्ता हैदर के लिए आया तो अम्मा ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि हम गरीब लोग हैं, जहेज नहीं देंगे। तब हैदर की माँ मुंह बनाकर उठने ही लगी थी कि रिश्ते वाली उन्हें साइड पर ले गई और बोली ऐसे थोड़ी होता है, कोई अपनी बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करता। लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी है, तुम रिश्ता तय करो, ये थोड़ा बहुत जहेज जरूर देंगे। तब मेरा रिश्ता तय हो गया और शादी वाले दिन मेरी माँ ने मुझे एक लाल जोड़े में रुखसत कर दिया, क्योंकि उसके पास जहेज देने के लिए कोई पैसे न थे। मेरी सास और शोहर का मुंह बन गया था। रिश्ते वाली तो रिश्ता करवा कर अपनी फीस लेकर साइड पर हो गई थी। अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला था। शादी के अगले रोज से ही मेरी सास ने मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दी, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। हैदर का मूड भी खराब था। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझ पर ये राज भी फाश हो गया, हैदर तो किसी और लड़की को पसंद करता था। ये शादी सिर्फ उसने अपनी माँ के कहने पर की थी, क्योंकि रिश्ते वाली आंटी ने झूठ बोल दिया था कि मेरी माँ जहेज की बजाय हैदर को कारोबार के लिए बहुत सा पैसा देगी, जो सरासर झूठ था। कुछ दिनों बाद शोहर ने भी मुझसे अलैदगी अख्तियार कर ली थी। वो कमरे में सोता और मैं बाहर सहन में सोती। मेरी जेठ की बीवी बहुत सारा जहेज लाई थी। पूरे ससुराल वाले उसकी बहुत इज्जत करते, जबकि मेरी हैसियत एक नौकरानी जितनी रह गई थी। शोहर मुंह न लगाता और जब मैं अकेली होती मेरा जेठ मुझसे हमदर्दी करने आ जाता। उसकी गलीज नजरें मेरे वजूद पर होती। मैं उसे मना करती कि मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। एक रात जेठानी ने हम दोनों को अकेला देख लिया और वो अपने शोहर पर बरस पड़ी कि शर्म नहीं आती, ये कौन सा वक्त है भाभी के साथ हमदर्दी करने का, जैसे वो अपनी शोहर के करतूत जानती हो। वो अपने शोहर का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे में ले गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त मुझे सुकून का सांस आया था। मेरी जिंदगी बाल बाल बच गई थी, लेकिन ये सुकून आर्जी था। उस रात के वाक़ये ने मेरे दिल में एक मुस्तकिल खौफ बिठा दिया था। ये घर जो मेरा ससुराल था मेरे लिए महफूज नहीं था, लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। अगले ही दिन मैं किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। बुखार से मेरा जिस्म टूट रहा था, लेकिन उस घर में मेरी बीमारी का पूछने वाला कोई नहीं था। मेरा छोटा देवर फाहद, जो अभी गैर शादीशुदा था, गुनगुनाता हुआ किचन में दाखिल हुआ। वाह भाभी, क्या खुशबू है चाय की। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने घबराकर एक कदम पीछे हटाया और चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये ले चाय का कप। उसने चाय का कप पकड़ते हुए जानबूझकर मेरे हाथ को भी अपने हाथ में ले लिया। चाय तो ठीक है भाभी, उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ दबाया, लेकिन आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। मैंने फौरन अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। फहद हाथ छोड़े मेरा। क्यों भाभी? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पता नहीं भाई आपसे क्यों दूर दूर रहते हैं, इतनी खूबसूरत हैं आप। सच कहूँ, मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिलती तो मैं बहुत कदर करता, आंखों पर बिठा कर रखता। खुदा के लिए छोड़ दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ झटका। इस खींचा तानी में चाय का गरम कप उसके हाथ से छूटा और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मर गई, तोड़ दिया कप। सास की धाड़ किचन में गूंजी। वो भड़कती हुई आई और टूटे हुए कप को देखा। हाथ टूट गए हैं तेरे। वो मुझ पर झपटी। अपने जहेज में कुछ लेकर नहीं आई, अब मेरे घर के बर्तन तोड़ना शुरू कर दिए। तेरे बाप ने नहीं दिए हैं ये, मनहूस जब से आई है बर्बादी ही कर रही है। गरम चाय की छींटे मेरे पांव पर गिरे थे, जिससे जलन हो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं वहीं खड़ी कांप रही थी।
मेरे अपने शोहर के घर में मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। रात को जेठ और दिन में देवर, जिसकी खातिर मैं सब कुछ छोड़कर आई थी, उसने एक लम्हे के लिए भी मुझे कुछ नहीं पूछा कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। नहीं, अब और नहीं। मैंने आंसू पोंछते हुए तय कर लिया, मैं आज अपने शोहर को ये बात बता कर रहूंगी। आखिरकार मैं उसकी इज्जत हूँ, मैं उसके निकाह में हूँ। जब उसने मेरे साथ निकाह किया है तो उसे चाहिए कि मेरी इज्जत की हिफाजत करे। कम से कम इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकता है। मैं टूटे हुए शीशे के टुकड़े समेटने लगी। आज हैदर के दफ्तर से वापस आने का इंतजार था। चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, मैं हिम्मत जमा करके अपने शोहर हैदर का इंतजार करने लगी। मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आज मुझे ये कदम उठाना ही था। मैं अपनी इज्जत को यूं रोज रोज नीलाम होते हुए नहीं देख सकती थी। मेरा शोहर आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। उसे देखते ही मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी। शुक्र था कि उस वक्त सास और मेरी जिठानी अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से हैदर की चिड़चिड़ी आवाज आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। वो अपने ऑफिस के कपड़ों में ही बेड पर दराज था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही फोन काटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने फौरन से मुझे देखा। अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने क्यों आ जाती हो? निकल जाओ मेरे कमरे से। उसके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में लगे। मैंने आंखों में आई नमी को जब्त किया और हिम्मत से बोली, बीवी हूँ मैं आपकी, कैसे निकल जाऊं इस कमरे से? वो तंजिया हंसी हंसा। बीवी? कौन सी बीवी जिसे मैंने आज तक छुआ तक नहीं? वो बीवी। मैंने गहरा सांस लिया। देखे, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन निकाह तो किया है ना आपने मुझसे। मैंने हाथ जोड़ दिए। अगर आप मेरे हक के लिए नहीं लड़ सकते या मेरे हक के लिए नहीं बोल सकते, तो कम से कम मुझे अपने घर में इतना हकूक तो दिलवा दें कि मेरी इज्जत महफूज रहे। वो एकदम बेड से उठ बैठा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? अब तुम हमारे घर वालों पर इल्जाम लगाओगी? मैं इल्जाम नहीं लगा रही। मेरी आवाज कांप गई। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं है। आपके भाई। खामोश। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, एक जोरदार आवाज आई और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। मेरे कानों में साए साए होने लगी। कमीनी औरत, इल्जाम लगा रही हो मेरे भाइयों पर? वो मेरी तरफ झपटा। तुम हो ही ऐसी, तुम खुद ऐसी हो, तुम्हारा किरदार ही खराब है। मेरे भाई फरिश्ते हैं, तुम ही उन्हें इशारे करती होगी। शोर सुनकर मेरी सास, जेठ और देवर सब अपने कमरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ हैदर, क्यों चीख रहे हो? सास ने पूछा। पूछे अम्मा अपनी इस लाडली बहू से। हैदर गुस्से से कांप रहा था। ये मेरे भाइयों पर, जवाद भाई और फाहद पर इल्जाम लगा रही है कि वो इसे तंग करते हैं। क्या? मेरे जेठ जवाद ने हैरत का ड्रामा किया। भाई ये क्या कह रही है? मैंने तो इसे भाभी समझा, इसकी इज्जत की, और ये तोहमत लगा रही है। देखा अम्मा, मेरा देवर फाहद भी बीच में कूद पड़ा। मैं तो पहले ही दिन समझ गया था ये औरत ठीक नहीं है। ये खुद ही नजरें झुकाकर नहीं चलती। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं। मेरी सास ने सर पीट लिया। कैसी नागन को घर ले आई मैं? मेरे बेटों पर तोहमत लगाती है, बेशरम, जिन्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अरे हमारे घर की इज्जत को दागदार करना चाहती है। मैं रो रही थी। खुदा का वास्ता है, मैं सच कह रही हूँ। अम्मा जी, आप तो औरत हैं, मेरी बात का यकीन करें। चुप कर बदकिरदार। सास ने मुझे बालों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हैदर ने उन्हें रोक दिया। नहीं अम्मा, इस गंदगी को हाथ मत लगाएं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। वो मेरे करीब आया और बोला, अच्छा तो ये बात है, यहाँ तेरी इज्जत महफूज नहीं। उसने मुझे बाजू से इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। वो मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाउंज में लाया और धकेलता हुआ मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। तू जा, वो चीखा। मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त अपने पूरे होशो हवास में। उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। मेरी सांसें रुक गईं। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसने इतने आराम से ये 3 लफ्ज बोल दिए, लेकिन मेरे पूरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। ये 3 अल्फाज उसके लिए आम थे, लेकिन मेरे लिए ये मेरे पूरे घर का मुस्तकबिल थे। मेरी शादीशुदा बहनों के लिए ताना और मेरी छोटी बहनों के लिए अजियत का बाइस थे। और मेरी माँ, वो तो ये सुनकर शायद मर ही जाती। मेरे साबका शोहर ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर गिरा दिया। निकल जाओ इस घर से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना।
अभी मैं गिरने ही वाली थी, दहलीज पर मेरा पाँव लड़खड़ाया और मैं अपना तवाज़ुन खो बैठी कि मुझे किसी के मजबूत हाथों ने थाम लिया। मैंने आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से ऊपर देखा। सामने खूबसूरत शक्लो सूरत वाला पेंट कोट में मलबूस एक इंतहाई बावकार शख्स खड़ा था। उसे यूं सामने देखकर मेरा साबका शौहर हैदर ठटक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर आप यहाँ कैसे? हैदर की आवाज में वाज़ेह घबराहट थी। वो शख्स जो चंद लम्हे पहले मुझ पर शेर बनकर धाड़ रहा था, अब भीगी बिल्ली बना खड़ा था। शहरयार ने मुझे अपने बाजुओं के हसार से नरमी से अलग किया, लेकिन मुझे सहारा देकर खड़ा रखा। उसकी नजरें एक लम्हे के लिए भी हैदर के चेहरे से नहीं हटी। मैं यहाँ क्यों हूँ ये अहम नहीं है हैदर। शहरयार की आवाज पुरसकून मगर बर्फ जैसी सर्द थी। अहम ये है कि तुम अपनी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो। हैदर ने फौरन अपना दिफा करना चाहा। सर, ये मेरी बीवी नहीं रही, अब मैंने इसे तलाक दे दी है। आप इसे नहीं जानते सर, ये बदकिरदार है, ये मेरे भाइयों पर इल्जाम लगा रही थी। शहरयार के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। बदकिरदार? वाकई? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हैदर लाशऊरी तौर पर एक कदम पीछे हट गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में हैदर, शहरयार ने कहा। मैंने तुम्हें अपनी कोलीग से बात करते हुए सुना था, याद है? तुम ही कह रहे थे ना उसे, तुम अपनी बीवी को पसंद नहीं करते और तुमने प्लान बनाया था कि एक दिन उस पर कोई इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दोगे। ये सुनना था कि मेरे साबका शौहर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, वो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वो हकलाने लगा। मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया था। शहरयार ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी घटिया हरकत भी कर दोगे। सर प्लीज मेरी बात सुने। खामोश। शहरयार ने हाथ उठाकर उसे रोका। कल से तुम्हें नौकरी पर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसे घटिया और औरत की इज्जत न करने वाले लोगों के लिए मेरे दफ्तर में कोई जगह नहीं। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। हैदर उसके कदमों में गिरने को था। क्या हो गया है? मेरी सास जो अब तक ये ड्रामा देख रही थी आगे बढ़ी। कौन है आप? मेरे बेटे को नौकरी से निकालने वाले? ये हमारा घरेलू मामला है। शहरयार ने एक निगाह उस औरत पर डाली। खातून अपने बेटे की घटिया हरकतों पर पर्दा डालने की बजाय इसकी तरबियत पर ध्यान देती। उसने मेरी तरफ देखा जो अभी तक सदमे की हालत में दरवाजे पर खड़ी थी। उसका लहजा फौरन नरम हो गया। आप ठीक हैं? मैंने सिर्फ आंसू से भरा चेहरा उठाकर उसे देखा। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी। आइए मेरे साथ, उसने निहायत एहतराम से कहा और मेरी तरफ अपना बाजू बढ़ाया ताकि मैं सहारा ले सकूं। मैंने लरजते हुए उसका सहारा लिया। वो मुझे इज्जत के साथ उस जहन्नम से निकालकर अपनी गाड़ी की तरफ ले चला। मेरे साबका ससुराल वाले, मेरी सास, मेरे जेठ देवर और हैदर सब सख्ते के आलम में खड़े हमें जाता देख रहे थे। किसी की हिम्मत ना हुई कि उसे रोके। उसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं खामोशी से बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ है आपकी माँ का घर? उसने नरमी से पूछा। मैं आपको छोड़ देता हूँ। माँ का घर? ये सुनते ही मेरा जब टूट गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं प्लीज मुझे वहाँ मत लेकर जाएं। मैंने उसके सामने हाथ बांध दिए। मेरी माँ मर जाएगी जब वो ये सुनेगी कि मेरी तलाक हो गई है। मेरी बहनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। कोई उनसे शादी नहीं करेगा। मैंने रोते हुए उसे अपनी पूरी आपबीती सुना दी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर सख्ती से जमी हुई थी। जब मैं चुप हुई तो उसने गाड़ी सुनसान सड़क पर रोकी। कुछ देर गहरी खामोशी तारी रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था जिसे मैं समझ ना सकी। रुमैसा, उसने मेरा नाम लिया। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर इस हाल में नहीं भेज सकता। मैं जानता हूँ हमारा माशरा तलाक याफ्ता औरत के साथ क्या सलूक करता है। उसने गहरा सांस लिया जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हो। मुझसे शादी करोगी? उसी लम्हे मेरे औसान खता हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने क्या सुना है। मैंने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उसे देखा। वो शख्स जो चंद मिनट पहले मेरी जिंदगी में आया था, जो मेरा नाम तक ठीक से नहीं जानता था, वो मुझे तलाक के फौरन बाद शादी की पेशकश कर रहा था। आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज बामुश्किल ही निकली। आपसे शादी?
میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، ابھی چند منٹ پہلے مجھے طلاق ہوئی ہے اور آپ مجھے جانتے تک نہیں، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میں اسے ناقابل یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص شہریار جو میرے سابقہ شوہر کا مالک تھا، جو کسی اونچی دنیا کا باسی لگتا تھا، وہ مجھ جیسی غریب بے سہارا اور اب ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہ کوئی مذاق تھا یا اس سے بھی بدتر کوئی گھناؤنا فریب؟ شہریار نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ رومیسا، ہاں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں چیخ پڑی۔ مجھ پر ترس آ رہا ہے آپ کو، یا آپ بھی ان لوگوں کی طرح میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی، لیکن فوراً اس کی جگہ ایک ناقابل فہم تاثر نے لے لی۔ نہیں رومیسا، اس نے نرمی سے کہا، میں ان جیسا نہیں ہوں جنہیں آپ پیچھے چھوڑائی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح آپ کے شوہر نے آپ کی عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے خود آپ کی تذلیل کی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، میں آپ کو اس معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اپنی ماں کے گھر جائیں گی، لیکن کس حیثیت سے؟ ایک طلاق یافتہ عورت کی حیثیت سے، تاکہ محلے والے آپ پر تھو تھو کریں اور آپ کی بہنوں کے رشتے آنے بند ہو جائیں۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں؟ اس کے ہر لفظ میں تلخ سی آئی تھی، وہی سچائی جس کا خوف مجھے مارے ڈال رہا تھا۔ لیکن شادی کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مضبوطی سے کہا، آپ سے شادی کر کے میں آپ کو وہ عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہوں جو آپ کا حق ہے۔ آپ کو ایک نام دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے۔ آپ اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا۔ آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی سے باہر اندھیرے میں دیکھا۔ مقصد؟ ہاں، میرا ایک مقصد ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا مقصد انصاف کرنا ہے، اس نے جواب دیا۔ فی الحال آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ میری پیشکش قبول کرتی ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کھونے کو کیا بچا تھا؟ ایک طرف ذلت کا گڑھا تھا جو میری ماں کے گھر پر میرا منتظر تھا، اور دوسری طرف یہ اجنبی شخص تھا جو مجھے عزت کا نام دے رہا تھا۔ بھلے ہی اس کا مقصد کچھ بھی ہو، اس نے مجھے جہنم سے نکالا تھا، اس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ اگر میں ہاں کر دوں تو کیا ہوگا؟ تو ابھی آپ اپنی ماں کے گھر چلو۔ اس نے فوراً منصوبہ پیش کیا۔ ہم کسی اچھے عالم سے پوچھتے ہیں، آپ اپنی عدت پوری کرو۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا اور حیدر کا میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں جڑا تھا۔ اس صورت میں شاید عدت کی مدت مختلف ہو، لیکن جو بھی شرعی حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اس کا منصوبہ واضح تھا، اس میں کوئی فریب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ شہریار نے اثبات میں سر ہلایا، جیسے اسے میرے جواب کا یقین ہو۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اپنی ماں کے گھر کا راستہ بتائیں۔ سارا راستہ میں خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی میرے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی۔ اس مہنگی چمکتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر گلی کے کونے پر کھڑے چند لڑکے بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرے گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی۔ جائیے، اس نے کہا۔ میں اترنے لگی۔ آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک بزنس کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس پر میرا ذاتی نمبر ہے۔ اپنی والدہ سے بات کریں، کسی عالم سے مشورہ کریں۔ جب آپ اور آپ کی والدہ تیار ہوں تو مجھے اس نمبر پر اطلاع دیں۔ میں باقاعدہ عزت کے ساتھ آپ کا رشتہ مانگنے آؤں گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ تھام لیا۔ اور ہاں، اس نے مجھے پکارا، فکر مت کرنا، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ وہ رکا نہیں، اس نے گاڑی ریورس کی اور اسی تیزی سے گلی سے نکل گیا جس تیزی سے آیا تھا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے سے پرانے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو کیا کہوں گی؟ میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ میری شادی ٹوٹ گئی اور ایک نئی شادی ہونے جا رہی ہے؟ میں نے لرزتے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے اماں کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر مجھے یوں بدحواس اس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رومیسا بیٹی، ان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ اور یہ کون تھا جو ابھی گاڑی میں گیا ہے؟ حیدر کہاں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں مزید برداشت نہ کر سکی
अम्मा सब खत्म हो गया। अम्मा, उसने मुझे तलाक दे दी। मैं अम्मा के कदमों में गिरकर बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मा सख्ते के आलम में खड़ी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। तलाक, उनकी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। किसने किसने तलाक दी? हैदर ने। अभी तो चंद दिन हुए हैं तेरी शादी को। अम्मा, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने रोते हुए उनके पांव पकड़ लिए। उसने मुझे बदकिरदार कहा, उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। अम्मा ने मुझे झिंझोड़ कर उठाया। इल्जाम? कैसा इल्जाम रुमैसा? सच सच बता, क्या हुआ है? मुझे मत मार बेटी। उस वक्त मेरी छोटी बहनें भी कमरे से बाहर आ गईं। मुझे इस हालत में देखकर वो भी रोने लगी। हमारा छोटा सा घर एक मातम कदे में तब्दील हो गया था। मैंने अम्मा को सब सच बता दिया। अम्मा, वो जहेज मांगते थे। मैंने हिचकियों के दरमियान बताया। पहली ही रात मेरी सास ने मुझे कमरे से निकालकर लाउंज में सुला दिया, क्योंकि मैं जहेज नहीं लाई थी। हाय अल्लाह! अम्मा ने अपना सीना पीट लिया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती अम्मा? मैं चीखी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, हैदर मेरा साथ देगा, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया। अम्मा, उसके भाई जवाद और फाहद, वो मेरी इज्जत खराब करना चाहते थे। ये सुनना था कि अम्मा पत्थर की हो गई। बेगैरत कमीने। वो गुस्से से कांपने लगी। और हैदर, उसने क्या किया? मैंने आज हैदर को यही सच बताया। अम्मा, मैंने उससे कहा कि मेरी इज्जत बचा ले। उसने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और अपने भाइयों के सामने मुझे बदकिरदार कहकर तलाक दे दी। अम्मा की आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली। वो वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गईं। सब खत्म हो गया। वो बड़बड़ाई, मेरी बेटियों का क्या होगा? तेरी बड़ी बहनें, वो भी ताने सुन रही हैं। अब तुझे तलाक हो गई, तेरी छोटी बहनों से कौन शादी करेगा? हम तो बर्बाद हो गए रुमैसा, हम लुट गए। नहीं अम्मा, मैं उनके पास घुटनों के बल बैठ गई। एक बात और है। अम्मा ने वीरान नजरों से मुझे देखा। जब उसने मुझे धक्का दिया तो एक शख्स ने मुझे थाम लिया। अम्मा, वो हैदर का मालिक था, शहरयार। वो वही मौजूद था। उसने हैदर को नौकरी से निकाल दिया और वो ही मुझे यहाँ छोड़कर गया है। अम्मा की आंखों में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। मालिक, वो वहाँ क्या कर रहा था? उसने तुझे क्यों बचाया और वो तुझे यहाँ क्यों छोड़कर गया? कहीं उसने? नहीं अम्मा, खुदा का वास्ता ऐसा मत सोचे। मैंने जल्दी से कहा। वो बहुत बाइज्जत और शरीफ इंसान लग रहा था। उसने हैदर से कहा कि वो पहले ही जानता था कि हैदर मेरे साथ बुरा सलूक करेगा। वो क्यों जानता था? अम्मा की तशवीश बढ़ गई। रुमैसा, मुझे डर लग रहा है। ये अमीर लोग ये गरीबों की इज्जत से खेलते हैं। उसने तेरी मदद क्यों की? मैं नहीं जानती। अम्मा, मैंने लरसते हाथों से शहरयार का दिया हुआ कार्ड जेब से निकाला। उसने मुझे ये कार्ड दिया और कहा कि अगर मुझे या मेरे घर वालों को कोई खतरा हो तो मैं उसे फोन करूं। अम्मा ने उस कार्ड को ऐसे देखा जैसे वो कोई सांप हो। उसे वापस कर दे, हमें इन लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। एक जहन्नुम से निकली है, दूसरी में नहीं पड़ना। अगले चंद दिन कयामत बनकर गुजरे। अम्मा मुझे लेकर एक आलिम साहब के पास गई। उन्होंने तस्दीक की कि चूंकि निकाह के बाद हम मियां बीवी के तौर पर साथ नहीं रहे थे, क्योंकि कोई खलवत कायम नहीं हुई थी, इसलिए शरई तौर पर मुझ पर कोई लंबी इद्दत वाजिब नहीं थी। लेकिन मुआशरती तौर पर हम खामोश होकर बैठ गए। फिर एक दिन जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैं और अम्मा घर पर अकेली थी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने मेरी साबका सास और जेठ जवाद और हैदर खड़े थे। क्यों री? सास ने आते ही अम्मा को धक्का दिया। मेरी बेटी को बदनाम करती फिर रही है। मोहल्ले में कहती है मेरे बेटों ने उस पर बुरी नजर डाली। निकल जाओ मेरे घर से। अम्मा चीखी। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जुबान संभाल कर बात कर बुढ़िया। जवाद आगे बढ़ा। इस मनहूस ने मेरे भाई की जिंदगी खराब की है। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। या तो ये सबके सामने आकर हमसे माफी मांगे कि इसने झूठा इल्जाम लगाया था, वरना हम इस मोहल्ले में तुम लोगों का रहना हराम कर देंगे। नहीं, मेरी बेटी सच्ची है। अम्मा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हैदर जो अब बेरोजगार था, उससे से मेरी तरफ बढ़ा। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी नौकरी चली गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझ पर हाथ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने चीख मारी, रुक जाओ। मैं भागकर अंदर गई और कांपते हाथों से शहरयार का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही पुरसुकून आवाज आई, मिस्टर शहरयार। मैं रो पड़ी।
मेरा नाम रुमैसा है। वो लोग यहाँ आ गए हैं। हैदर और उसका भाई, वो मेरी माँ को धमकियाँ दे रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, मैं आ रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। फोन कट गया। अगले 15 मिनट कयामत की तरह गुजरे। वो तीनों दरवाजा पीटते रहे और गालियां देते रहे। फिर अचानक गली में गाड़ी रुकने की तेज आवाज आई। दरवाजा पीटना बंद हो गया और फिर हमें शहरयार की गरजदार आवाज सुनाई दी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अम्मा ने डरते डरते दरवाजा खोला। शहरयार अकेला खड़ा था और वो तीनों मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। तुम्हें नौकरी से निकाला था, जेल नहीं भिजवाया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आजाद हो। शहरयार ने हैदर को घूर कर देखा। अगर आइंदा तुम या तुम्हारे घर का कोई भी फर्द इस घर के आसपास भी नजर आया तो मैं तुम्हें किसी की जान लेने की कोशिश और झूठी तोहमत लगाने के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। सर वो तो हम, बस जवाद ने हकलाते हुए कहा। निकल जाओ यहाँ से। वो तीनों ऐसे भागे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। शहरयार ने अंदर आकर अम्मा को देखा जो कांप रही थी। आंटी आप ठीक हैं? अम्मा ने हाथ जोड़ दिए। बेटा तुम फरिश्ता हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारा तुमसे क्या रिश्ता? शहरयार ने एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ देखा जो कोने में खड़ी रो रही थी। रुमैसा, आपने मुझसे पूछा था कि मेरा मकसद क्या है। आपने पूछा था कि मैं आप पर तरस खा रहा हूँ या मेरा कोई और इरादा है। मैंने आंसुओं के दरमियान उसे देखा। अम्मा जी, उसने मेरी माँ को मुखातिब किया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ ताकि आपके दिल में कोई शक ना रहे। वो कुर्सी पर बैठ गया। हैदर जिस लड़की से मोहब्बत करता था, जिससे उसकी माँ ने उसकी शादी नहीं होने दी, वो मेरी छोटी बहन महक थी। ये सुनकर मेरे और अम्मा के होश उड़ गए। हैदर ने मेरी बहन को शादी का झांसा दिया। 1 साल तक वो उसके पीछे पड़ा रहा। मेरी बहन उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन जब हैदर ने अपनी माँ को बताया तो उस औरत ने साफ इनकार कर दिया। क्योंकि मेरी बहन नौकरी करती थी, वो मॉडर्न थी, वो उनकी गुलाम बनकर नहीं रह सकती थी। उसकी आवाज में दर्द उतर आया। हैदर एक बुज़दिल निकला। उसने अपनी माँ के फैसले के आगे सर झुका दिया और मेरी बहन को छोड़ दिया। उसने उसके फोन उठाने बंद कर दिए। महक, वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो शदीद डिप्रेशन में चली गई। उसने आंखें बंद की। 6 महीने पहले मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। या अल्लाह, अम्मा के मुंह से बेख्तियार निकला। मैं उस दिन से इस खानदान को बर्बाद करने का तहैया कर चुका था। शहरयार ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक अजीब सी आग थी। मैंने हैदर को अपने पास नौकरी पर रखा ताकि उसे अपनी आंखों के सामने रखूं। फिर मैंने उसे आपके बारे में बात करते सुना। वो अपने दोस्त से कह रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए गरीब सीधी सादी लड़की ढूंढी है और वो उससे शादी करके उसे तलाक दे देगा ताकि उसकी माँ को भी सुकून मिल जाए और वो भी आजाद हो जाए। इसका मतलब? हाँ, शहरयार ने मेरी बात काटी। मैं उस दिन आपके घर आया ही इसलिए था कि मैं हैदर को अपनी बहन का हिसाब देने पर मजबूर करूं, लेकिन मैं लेट हो गया। जब मैं पहुंचा तो वो वही घिनौना खेल आपके साथ खेल चुका था जो उसने मेरी बहन के साथ खेला था। उसने आपको भी बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। मैं और अम्मा सख्ते के आलम में ये सब सुन रहे थे, तो ये था उसका मकसद। ये इंसाफ था, ये इंतकाम था। अम्मा और मैं सख्ते के आलम में उस शख्स को देख रहे थे जिसे मैं सिर्फ हैदर का बोझ समझती थी। उसकी आंखों में महज हमदर्दी नहीं थी, वहाँ एक गहरा जख्म, एक पुरानी टीस थी जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जिसने खुद किसी अपने को इसी अजियत से गुजरते देखा हो। अम्मा ने, जो पथराई हुई आंखों से उसे देख रही थी, अपनी कांपती हुई आवाज पर काबू पाते हुए पूछा, तुम्हारी बहन? बहन का क्या मतलब? शहरयार ने एक लंबी थकी हुई सांस ली। उसका वो मजबूत चेहरा उस वक्त टूटा हुआ लग रहा था। उसने नजरें झुका ली। मेरी इकलौती बहन सायरा। उसकी आवाज भरा गई। वो बहुत हसास थी रुमैसा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने बेयकीनी में नफी में सर हिलाया। हैदर ने उसके साथ भी हाँ। शहरयार ने मेरी बात काटी। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। मैं उस दिन हैदर के घर आया ही इसलिए था कि मैं हैदर को अपनी बहन का हिसाब देने पर मजबूर करूं, लेकिन मैं लेट हो गया। जब मैं पहुंचा तो वो वही घिनौना खेल आपके साथ खेल चुका था जो उस दिन मेरी बहन के साथ खेला था। उसने आपको भी बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। अम्मा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। या अल्लाह रहम, ये कैसे दरिंदे हैं। शहरयार ने बेचैनी से कमरे में टहलना शुरू कर दिया। आप जानती हैं अम्मा जी, सबसे ज्यादा तकलीफ दे क्या है? ये नहीं कि उसने मेरी बहन को तलाक दी, बल्कि ये कि उसने तलाक देने के लिए वही घटिया इल्जाम इस्तेमाल किया, बदकिरदारी का इल्जाम।
اس نے मुठ्ठियां भींच ली। मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, वो इस इल्जाम के साथ जी नहीं सकी। हैदर ने उसे सिर्फ घर से नहीं निकाला था, उसने उसे अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। मेरे अपने आंसू बहने लगे। मैं साहिरा का दर्द महसूस कर सकती थी। मैं जानती थी वो 3 लफ्ज नहीं थे, वो रूह पर लगने वाले कोड़े थे जो इंसान को अंदर तक छलनी कर देते हैं। वो कहाँ है आपकी बहन? मैंने डरते डरते पूछा। शहरयार वहीं रुक गया। उसने आंखें बंद की जैसे खुद को संभाल रहा हो। वो इस दुनिया में नहीं है। उसने खुदकुशी कर ली थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। इस घटिया इल्जाम के लगने के ठीक 1 हफ्ते बाद उसने एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था, भाई मैं बद किरदार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये किसी को साबित नहीं कर सकती। ये सुनना था कि मुझ पर गिशी तारी होने लगी। अगर शहरयार उस दिन मुझे न थामता तो शायद मेरा अंजाम भी सायरा से मुख्तलिफ न होता। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मैं पागल हो गया था। शहरयार ने अपनी कहानी जारी रखी। मैंने हैदर को नौकरी से फौरन निकाल दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। मैं जानता था उसके भाई भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो औरतों को तंग करते हैं और उनकी माँ इस सारे खेल का सरगना है। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे दफ्तर में आपके बारे में कुछ बातें मालूम हुई थी। हैदर अपने कोलीग से आपका मजाक उड़ाता था कि कैसे उसने मुफ्त की नौकरानी रखी हुई है। वो कहता था कि वो आपको पसंद नहीं करता और किसी दिन इल्जाम लगाकर निकाल देगा। मैं उसी दिन दफ्तर आया था जब उसने ये बात की। मेरा खून खौल उठा था। वो रुका, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं लेट हो गया। अम्मा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटे, तुम लेट नहीं हुए, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, तुम फरिश्ता बनकर आए हो। शहरयार ने अम्मा के हाथ को थाम लिया। अम्मा जी, मैं इंसाफ चाहता हूँ। मैं इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि रुमैसा के लिए भी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन हम कैसे करेंगे उनके खिलाफ? क्या सबूत है? वो लोग बहुत चालाक हैं। शहरयार ने मेरी आंखों में देखा। हैदर ने आपको तलाक दी ये कहकर के आप बदकिरदार हैं, लेकिन उसने ये बात मेरे सामने अपने बॉस के सामने कही। उसने अपना फोन निकाला और जब मैं आपको यहाँ छोड़ने आया तो मैंने आपकी सास और जेठ से बात की थी। मैंने उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है। अम्मा और मैंने चौंक कर उसे देखा। हाँ, उसने फोन की स्क्रीन पर टैप किया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं हैदर का बॉस हूँ और उसने अपनी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाया है तो उसकी माँ गुस्से से चीखने लगी। हाँ, लगाया, 100 बार लगाएगा। जो जहेज नहीं लाती उसके साथ यही सलूक होता है। और उसके जेठ ने तस्लीम किया कि वो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा था। ये शख्स कितना ज़हीन था। शहरयार ने कहा, बल्कि इज्जत का खतरे हानि जहेज के लिए दबाव डालने और मेरी बहन को खुदकुशी पर उकसाने का मुकदमा करूंगा। अम्मा ने हाथ जोड़ दिए। बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की इज्जत बच गई। नहीं अम्मा, मैंने पहली बार मजबूती से कहा। शहरयार की बातों ने मेरे अंदर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया था। अगर आज हम चुप बैठ गए तो सायरा जैसी न जाने कितनी लड़कियां उनकी भीड़ चढ़ जाएंगी। मैं आपके साथ हूँ, मैं गवाही दूंगी। शहरयार की आंखों में एक लम्हे के लिए तहसीन उभरी। उसने सर हिलाया। ठीक है, कल हम वकील के पास चलेंगे। अब वक्त आ गया है कि हैदर और उसका खानदान अपने किए का हिसाब दे। उस रात मेरे अंदर का खौफ मर चुका था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगले चंद हफ्ते मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। शहरयार ने शहर के बेहतरीन वकीलों में से एक को हायर किया। पहली पेशी का दिन था। मुझे आज भी याद है, मेरा दिल हलक में धड़क रहा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मेरी नजर मेरे साबका ससुराल पर पड़ी। वही नफरत और तकब्बुर अब भी उनके चेहरों पर था, लेकिन उनकी आंखों में खौफ वाज़ेह था। कार्रवाई शुरू हुई। वकील ने जब शहरयार की फराहम करदा ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी सास की वो आवाज गूंज रही थी, हाँ, निकाला जो जहेज नहीं लाती उनके साथ यही होता है। उसके बाद मेरे जेठ की तश्कील करने वाली भरी गुफ्तगू थी। हैदर के वकील ने इतराज करने की कोशिश की, मगर जज ने उसे मुस्तरद कर दिया। शहरयार ने गवाही दी कि कैसे हैदर दफ्तर में मेरा मजाक उड़ाता था और मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर छोड़ने का मंसूबा बनाया जा रहा था। फिर मेरी बारी आई। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने एक नजर अम्मा पर डाली जो आंसुओं के साथ दुआ कर रही थी, और फिर शहरयार पर जिसने मुझे हौसले से सर हिलाने का इशारा किया। मैंने सब सच बता दिया, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। ये सब झूठ है। हैदर चीख पड़ा, ये औरत झूठी है, ये शहरयार के साथ मिल गई है।
خاموش۔ جج نے ہتھوڑا مارا۔ مسٹر حیدر، آپ پر توہین عدالت کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا دھماکہ تب ہوا جب شہریار کے وکیل نے اپنا آخری ثبوت پیش کیا۔ میں عدالت میں سائرہ کا خط پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی ماں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وکیل نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ وہ سائرہ کی آخری تحریر تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ کیسے حیدر نے اسے محبت کے جال میں پھنسایا، شادی کی اور پھر جہیز نہ ملنے پر بالکل وہی سلوک کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اور آخر میں وہی بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ عدالت میں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حیدر کے وکیل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ جج نے فیصلہ سنانے میں دیر نہیں لگائی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزمان نے جہیز کی لالچ، گھریلو تشدد، عزت پروار اور جھوٹے الزام کے تحت ایک عورت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت حیدر کو بلیک میل اور جھوٹے الزام کے جرم میں 5 سال قید بمشقت، اس کے دونوں بھائیوں کو بھی عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے جرم میں 2 سال قید، اور ان کی والدہ کو گھریلو تشدد اور جہیز کے دباؤ کے جرم میں 1 سال کی قید سناتی ہے۔ فیصلہ سنتے ہی میری ساس وہیں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ حیدر اور اس کے بھائیوں کو پولیس نے ہتھکڑیاں پہنا دی۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ مکمل شکست تھی، اور میں اور اماں روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ انصاف ہو گیا تھا۔ عدالت سے باہر شہریار ہمارے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ آج سائرہ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ رمیسا، اس کا شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دن کے بعد زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہریار اکثر اماں کا حال احوال پوچھنے آ جاتا۔ وہ میرے لیے ایک محسن تھا، ایک فرشتہ صفت انسان۔ ایک شام وہ ہمارے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے تھے۔ وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ اور گھبرایا ہوا الگ لگ رہا تھا۔ بیٹا، آج کیا خاص بات ہے؟ اماں نے پوچھا۔ اماں جی، آج خاص بات ہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس نے میری طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اماں جی، میں رمیسا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے۔ اماں نے حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اسے دیکھا۔ ہاں ہاں بیٹا، کہو۔ وہ میرے قریب آیا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے جو اس نے بات کی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اماں جو اب تک خاموش کھڑی تھی آگے بڑھی۔ شہریار بیٹا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتے ہو رمیسا طلاق یافتہ ہے اور ہم غریب لوگ ہیں۔ شہریار نے اماں کی طرف مڑ کر بڑے احترام سے کہا۔ اماں جی، میں سب جانتا ہوں۔ میں رمیسا کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ مظلوم تھی، اور میں نے انہیں اس وقت بھی دیکھا ہے جب انہوں نے عدالت میں ان درندوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ترس یا ہمدردی نہیں بلکہ خالص سچی عزت اور محبت تھی۔ رمیسا، اس نے نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں آپ بہت کچھ سہ چکی ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جیسی باہمت اور صاف دل عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں آپ کو وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کی آپ حقدار ہیں، لیکن سر، دنیا کیا کہے گی؟ میرے آنسو بہنے لگے۔ آپ کا اتنا مقام ہے اور مجھ پر تو بد کردار ہونے کا بھی الزام لگا تھا۔ یہ لفظ آپ کے لیے نہیں بنا، شہریار نے مضبوطی سے کہا، اور دنیا کی پرواہ میں نے تب نہیں کی جب میں آپ کے لیے عدالت میں کھڑا تھا، اور نہ اب کروں گا۔ اماں جی، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اماں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ شخص فرشتہ ہے۔ اللہ نے شاید تیری آزمائش کا پھل تجھے صورت میں دیا ہے۔ میں کیا کہتی، جس شخص نے مجھے ذلت کے گڑھے سے نکالا تھا، اس نے آج مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کی عزت بخشی تھی۔ میں نے روتے ہوئے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہریار نے کہا، آپ اپنی عدت پوری کریں، پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اگرچہ میرا سابقہ شوہر سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، لیکن شہریار ہر شرعی تقاضے کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عزت کے ساتھ میرے گھر رشتہ بھیجا۔ 6 مہینے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ایک نکاح تھا، لیکن اس نکاح میں اور پچھلے نکاح میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دن میری ساس نے جہیز نہ لانے پر میری ماں کی تذلیل کی تھی۔ آج میرے سسرال والوں نے میری ماں کو تحفے دیتے ہوئے کہا،
آپ نے ہمیں اتنی اچھی بیٹی دی، اس سے بڑا جہیز کیا ہوگا۔ اس دن میرا شوہر مجھے گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج شہریار نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا، میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے عالیشان گھر میں لے آیا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، اس گھر میں تم صرف میری بیوی نہیں، اس سلطنت کی رانی ہو۔ شہریار میرے لیے دنیا کا بہترین ساتھی بنا۔ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میری ماں اور بہنوں کو بھی سنبھال لیا۔ مجھے وہ سب کچھ ملا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بچوں سے بھی نوازا۔ ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن میں اسپتال کے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ میری نظر ویل چیئر پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ وہ حیدر تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جس عورت سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس نے اس معذور شخص سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور میری ساس، وہ فالج کی مریضہ ہو کر بستر پر پڑی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسے اللہ تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں تو اس کا انجام ہونا ہی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں سوچتی ہوں شاید حیدر میرے لیے بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے گزارا۔ اللہ مجھے آزمانا چاہتے تھے اور میں اس آزمائش پر پوری اتری۔ اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شہریار جیسا شخص دیا جو میری بہت قدر کرتا ہے۔